प्यारे बच्चों, कैसे हो? होप दैट आप ठीक होंगे। और आज मैं फिर से क्लास 12th का एक नेक्स्ट वीडियो जो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा हूँ। और इसमें ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी बुक खोल करके तब उसको मेंशन कर लीजिएगा। अदरवाइज मे बी पॉसिबल दैट मैं इसके क्वेश्चंस की एक स्क्रीनशॉट लगा दूं इसमें। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग द चार्ज 2 into 10⁻⁷ and 3 into 10⁻⁷ placed at 30 सेंटीमीटर apart in air। ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज द फोर्स। आपको फोर्स निकालने हैं और चार्ज स्फीयर हैविंग Q1 की वैल्यू है आपके पास, Q1 की वैल्यू है 2 into 10⁻⁷ कूलम और Q2 की वैल्यू है 3 into 10⁻⁷ कूलम और R है R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये हमेशा मीटर में होना चाहिए इंटू 10⁻² मीटर। बस सीधे कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला यूज करना है। कूलम्बिक फोर्स F इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कितना हो गया इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ और इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू होगी 30 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 2 इंटू 3, इसको हमने आसान लिया 9 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 10⁻⁹ माइनस ऑफ 14 एक साइड में हो गया और इक्वल्स टू 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁴ ये हो गया, है ना। अब इन ये जीरो से ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻, 9 में से 14 गया तो कितना बचेगा 5 माइनस ऑफ 5 अपॉन माइनस ऑफ 5 ये हो गया 3 इंटू ये भी हो गया 3 और यहाँ से हो गया 10⁻⁻², क्योंकि चलो इसको 10⁻² कर देते हैं और इंटू 10⁻⁻², ये साइड में हो गया इसका। अब कितना हो जाएगा ये 3 से ये 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये था आपके पास 4 -4, तो अब सारे 10 की पावर को ऊपर लेके जाए तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू यहाँ पे कितना हो गया 10⁻² बचेगा, 10⁻⁻4 और +2 -2 बचेगा, -2 पर जाएगा तो प्लस में कंसिडर हो गया। तो कितना हो गया 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया आपके पास 3 न्यूटन। तो फोर्स तो ही है, फोर्स तो न्यूटन में रहेगा, है ना। तो इसका आंसर 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल सही है और ये कैसा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसका नेचर कैसा होगा रिपल्सिव। नेचर कैसा होगा इसका रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्मॉल ऑन द स्फीयर ऑफ अ चार्ज -q। अच्छा, स्मॉल स्फीयर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास एक स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना आपके पास 0.4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम ये है। और उसके बाद बचा एंड ड्यू टू द अनदर स्फीयर ऑफ द चार्ज इक्वल्स टू दिस वन। दूसरा स्फीयर जो है, एक जो ये जो दूसरा स्फीयर है इस पे चार्ज है -8 इंटू 10⁻⁻8 माइनस ऑफ 0 माइक्रोकूलम, ये दूसरा स्फीयर है। एंड इन एयर में है, इसका जो फोर्स है इसमें बचेगा Q1, इसकी बात मैं कर दूं Q1 और इसकी बात मैं कर दूं ये कितना हो गया Q2, ये कितना हो गया Q1, है ना। अब इसके बाद ये Q1 की वैल्यू है और ये Q2 की वैल्यू है। इसमें फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, फोर्स इज 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। अभी कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी R हमें फाइंड आउट करना है ना। तो फिर से F पता है, Q पता है, R निकालना है।
by Coulomb law as F equals to 1 upon of 4 pi epsilon naught and Q1 Q2 upon of R square, Q1 Q2 upon of R square। तो ये हो गया 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, फोर्स है आपके पास 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। फोर्स में चार्ज का नेचर डिपेंड नहीं करता, केवल रिपल्सिव और अट्रैक्टिव बताता है। ये दोनों का कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास इंटू 0.4 माइक्रो कूलम इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब आपको आर स्क्वायर निकालना है, इसको यहाँ लेके आएंगे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया 0.2 न्यूटन, ठीक है। अब इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो ये कितना बच गया आपके पास, 2 बचे। कितना हो गया, 2 बच गया। अब हम इन सब का डेसिमल हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो 9 इंटू 0.4 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 माइनस 6 प्लस और प्लस ऑफ 9 अपॉन में कुछ नहीं बचा, यहाँ डेसिमल बचा हुआ है। तो एक काम कर देते हैं, तो ये बचेगा आपका 9 इंटू 4 टू 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 और माइनस 3 अपॉन ऑफ एक 10 यहाँ पे चला गया। इस 10 को भी ऊपर भेजेंगे तो माइनस है, ये इसका 10 आया, ये वाला, ठीक है ना, ये वाले का 10 आ गया। चलो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो ये वाला 10 यहाँ चला गया। तो 72 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 72 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। तो ये तो हो गया 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर। और यहाँ पे 72 को करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 36 2 जा, तो बचेगा 6 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 मीटर। ये हो गया 2 मीटर, है ना। अब इसमें आर की वैल्यू अगर हम करेंगे तो 6 इंटू 1.414 मीटर इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 24 और 2 और 6 टू 8 24 6 टू 8, तो कितने में डेसिमल 123 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में निकाल दो तो 0.08 मीटर। तो कितना हो गया, इसका आंसर चेक करते हैं। आर इक्वल्स टू इसका आ रहा है 12 नहीं 1.2 का कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 12 नहीं, 12 नहीं आ सकता है, 12 नहीं आ सकता है। कहाँ पे गलत हो गया, हाँ कहीं पे मेरा 12 आ रहा है इसका आंसर, लेकिन मेरा कहीं गलत हो गया। ओह सेट, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, मेरे पास 4 आ जाएगा, ये सॉरी ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 जब 4 हो गया तो यहाँ पे भी कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो 9 इंटू 16, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 9 इंटू 16, यहाँ पे 8 के बदले में कितना हो गया 16 हो गया। तो 9 इंटू 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर की वैल्यू, तो 9 इंटू 16 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दें 9 इंटू 16, तो इसको हमने जो ये वाला जो पोर्शन आया है तो इसको लिख देंगे 3 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर। तो इसको करेंगे तो कितना हो गया 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर। तो ये बचेगा आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये मीटर में था और यहाँ पे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। आंसर 12 ही आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अच्छा, सेकेंड की वजह से ड्यू टू, दोनों में फोर्स आपका सेम होना चाहिए क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एस
as f12 is equals to minus f21, this implies that magnitude of f12 equals to magnitude of f21, this implies that force on second due to first is 12 न्यूटन। ये भी हो गया आंसर, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल की वजह से आपके सेम कंडीशन आई है। अच्छा, उसके बाद 1.3 का क्वेश्चन है। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1.3 इसमें ये कहना चाह रहा है, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज अ डायमेंशनलेस। अच्छा, तो इसमें ये कहना चाह रहा है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी ये बताना है हमें, ये डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा। अच्छा, के की वैल्यू क्या होती है? के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन अ कूलम स्क्वायर। किसकी? के की यूनिट होती है। और ई की यूनिट कितनी होती है? ई की यूनिट होती है कूलम का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कितना हो गया? केजी स्क्वायर बचा, क्योंकि मास एम ई भी केजी में होगा, एम पी भी केजी में है। तो इससे सॉल्व कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा आपके पास? तो बचेगा ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू 1। तो दिस इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो ये हो गया दिस इक्वल्स टू डायमेंशनलेस। पहली कंडीशन तो होगी आपके पास डायमेंशनलेस, पहले हो गया डायमेंशनलेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, लुक एट द टेबल एंड द फिजिकल कांस्टेंट एंड द डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस रेशियो। इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, के की वैल्यू अब यहाँ पे देखो, नाउ के ई स्क्वायर अपॉन ऑफ जी एम ई एम पी इक्वल्स टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू इसकी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया आपके पास स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 किसकी वैल्यू? जी की वैल्यू। और एम ई की वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे तो यहाँ जी की वैल्यू इतनी आ गई, एम ई की वैल्यू होगी आपके पास इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 और इसकी वैल्यू प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻17 नहीं -27। ये इसका मास हो गया, ये केजी में हो गया, ठीक है, ये केजी में हो गया। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 1.6 कितना हो गया? 2.56 इंटू 9, 2.56 इंटू 9 आ जाएगा 2.304 इंटू 10⁻⁻, कितना आ सकता है? 19 टू 38, 38 में से 9 गया तो कितना बचा? 38 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ सकता है? 18। हाँ, इसमें आ सकता है -28 अपॉन और 6 इंटू इसको 6 इसको हम जब इंटू करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.014 इंटू 10⁻⁻66 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट कितना आ सकता है? इसको जब हम करेंगे तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 11 टू समथिंग है ना, तो ये 2.27 ये हो गया 2.27 इंटू 10⁻38 के आसपास आएगा, 38। तो ये हो जाएगा आपके पास के ई स्क्वायर अपॉन ऑफ जी एम ई एम पी, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये वाली आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ये है ना। और तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि लगातार वीडियोस आपके लिए बनते रहेंगे और पूरा एनसीईआरटी बेस पे है। एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन भी है और इवन एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है और अपने दोस्तों को भी बताते रहे हैं। और इसको पॉज करके एक बार कॉपी कर लें आप। अब इसके बाद ये कहता है लास्ट में, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू अप टू दिस वन, आई थिंक सो कांस्टेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और आपका एक आंसर यहाँ पे कि ये कैसा हो गया, डायमेंशनलेस। एक आंसर ये हो गया और नेक्स्ट आंसर का मतलब आ रहा है आपके पास। इसके बाद ये कह रहा है व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज इट सिग्निफाई, यानी एफ ई इज इक्वल टू होता है आपके पास के ई स्क्वायर अपॉन ऑफ आर स्क्वायर और एफ जी का मतलब होता है जी एम ई एम पी अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब एफ ई अपॉन ऑफ एफ जी कितना होगा, एफ ई अपॉन ऑफ एफ जी के ई स्क्वायर अपॉन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ये कितना बचेगा, जी एम ई एम पी अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो लास्ट में कितना हो गया, के ई स्क्वायर अपॉन ऑफ जी एम ई एम पी, ये बच गया, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास, इसकी वैल्यू आई है 2.27, 2.27 इंटू 10 रेज टू पावर 38, है ना। इसकी वैल्यू इतनी आई है 2 रेज पावर 38। तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो एफ ई इज इक्वल्स टू 2.27 इंटू 10 रेज पावर 38 इंटू एफ जी। अब देखिए एफ जी में अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एफ ई इतने से मल्टीप्लाई करूं तो एफ ई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डज इट सिग्निफाई। मेरे आई थिंक सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, दिस सिग्निफाई दैट, this signify that electrostatic force is much stronger than gravitational force। ये क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आप बुक लेके जरूर बैठिएगा उस समय पे, क्योंकि बुक के साथ साथ आप मैचिंग करते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटाइज। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1.4 ये है। ये कह रहा है कि द चार्ज इज क्वांटाइज, एक्सप्लेन द मीनिंग द स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटाइज। इसका मतलब क्या हो गया, एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है, इन दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में रखा, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा, सॉरी बाय रबिंग या किसी भी तरीके से आपने चार्ज में रखा, इनको आपने रब किया। इसमें सपोज आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सपोज दैट आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। जब आपने इसको 8 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, जब आपने इसको रब किया ऑन रबिंग, जब आपने इसको रब किया है तो इसमें से इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है या चार्ज में भी वन चार्ज may be transfer from A to B कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, तो टोटल चार्ज ऑन ए इज इक्वल्स टू आप हो गया 9 इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज ऑन बी इज इक्वल्स टू इसमें हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें से पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था,
पहले ये कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मैं अब इसमें कितना हो गया, इसमें टोटल चार्ज अचीविंग द पॉजिटिव चार्ज, इसमें अचीविंग द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं सॉरी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। एक में डिफिशियंसी होगी और एक में एक्सेस हो गई। अब बताओ नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इक्वल्स टू, नेट चार्ज इक्वल्स टू +1 -1 इक्वल्स टू 0। फिर से आपका कितना हो गया, 0 चार्ज, है ना। तो पहले वाले में भी कितना था, पहले के केस में नेट चार्ज भी कितना था, 0, दूसरे केस में भी कितना था, 0। तो इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू इनिशियल नेट चार्ज, इनिशियल नेट चार्ज इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, टोटल चार्ज, सो फाइनल नेट चार्ज, इनिशियल नेट चार्ज इक्वल्स टू इनिशियल नेट चार्ज इक्वल्स टू फाइनल नेट चार्ज, फाइनल नेट चार्ज। अब मैं अच्छा इसमें 0 क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि इसके ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, और इसमें भी क्या था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी थे, तभी तो न्यूट्रल था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 0 चार्ज और इसमें भी कितना चार्ज, 0 चार्ज। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया, इसमें 10 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने, 9, तो अब चार्ज कितना बच गया, 1 पॉजिटिव मे बी। और इसकी कंडीशन में क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 थे तो प्रोटॉन भी 8 हैं, इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, तो कितना हो गया, +1। तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, +1, इसका नेट चार्ज कितना हो गया, -1। तो +1 -1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इनिशियल दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा, 0। तो ये कंडीशन तो कितनी होगी, तो नेट चार्ज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कितना हो गया, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। अगर मैं तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू सो चार्ज इज क्वांटाइज, सो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। अगर बाय द वे क्वांटाइज, ये की बात मैंने कर दी। अगर मैं क्या कर लूं कि इफ टोटल चार्ज इनिशियल चार्ज टोटल इनिशियल चार्ज अगर मैं यहाँ पे कितना ले लूं तो 10 प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब कितना हो गया, एंड टोटल फाइनल चार्ज, तो टोटल फाइनल चार्ज कितना हो गया आपके पास, 9 प्लस ऑफ 9 इक्वल्स टू तब भी कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 18। फिर से हम टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज। अब टोटल फाइनल चार्ज हो गया, दोनों कंडीशन सेम हो गई, तो फिर से क्या हो गया, सो चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज। अब ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज अ क्वांटाइज। इसका मतलब, तो दैट इज इसका मीनिंग। अब इसकी मीनिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि चार्ज इज इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर, इंटीग्रल number of charge is transfer, इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ही क्या हो रहा है, ट्रांसफर। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, नॉट फ्रैक्शन। ये कितना हो गया, नॉट फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the ignore the quantization of the electric charge when the dealing with the macroscopic body? अच्छा, इसके बाद में इसका जो बी पार्ट है इसको मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, जो छोटा सा है बी पार्ट में। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, बहुत लार्ज बॉडीज में है, तो उसके कंपैरिजन में उसमें हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज है आपके पास, द चार्ज यूज्ड, जो ह्यूज बॉडी में, द चार्ज यूज्ड इन ह्यूज बॉडीज, इन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, इन माइक्रोस्कोपिक बॉडी
is huge as compared to इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कंपेयर में उसका चार्ज बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्योंकि लेंथ काफी बड़ी हो चुकी है वीडियो की, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एनसीईआरटी का बहुत अच्छे बोर्ड के पर्पज के लिए बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, आप इनको अपने दोस्तों को भी बताते रहें। जैसे आप नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना कभी मत भूलना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में कल। ओके, बाय बाय।